स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं चरक चिकित्सा में अध्याय द्वितीय बाजीगण चिकित्सा। आइए देखते हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बाजीगण चिकित्सा के कितने पाद होते हैं? 4 पाद हैं। जैसे रसायन के होते थे वैसे बाजीगण के 4 पाद हैं। इन चैप्टर्स को ही उपाध्याय कहा जाता है। कुल योग जो है बाजीगण के कितने हैं? 50। रसायन में 63 थे, 63। बाजीगण में एक राउंड फिगर आ गया है 50। अब इसके 4 चैप्टर होते हैं, तो 4 चैप्टर के नाम याद रखना है हमको। तो पहला है संयोग सरमूली, तो इसके लिए एस लिखेंगे, संयोग। दूसरा चैप्टर है आस्तिक क्षीरिकम, तो इसके लिए लिखेंगे ए। तीसरा चैप्टर है मांस पर्णव्रती, तो इसके लिए एम लिखेंगे। और चौथा चैप्टर है पुमान जात बलाधिक, इसके लिए पू लिखेंगे। तो इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा शैम्पू। जैसे बाजीगरण इतना फेमस है कि आने वाले भविष्य में लोग इसकी डिमांड करेंगे, तो शैम्पू के पाउच जैसा यह अवेलेबल होने लग जाएगा। शैम्पू करके इसको याद रखना है। आप देखते हैं जो पहला चैप्टर है संयोग सरमूली, इसमें कितने योग होते हैं? तो संयोग सरमूली में 15 योग होते हैं। इसके अलावा मांस पर्णभृति में भी 15 योग होते हैं। तो हमें अपना वाजीकरण का शैम्पू लॉन्च करना है, तो हमने महीने की जो है संयोग करके कौन सी तारीख चुनी? 15 तारीख। जैसे 15 अगस्त होता है वैसे भी हमने कौन सी तारीख चुनी? 15 तारीख। ऐसा करके हमें याद रखना है कि संयोग सरमूली और मास पर्णव्रती के 15 योग होते हैं। फिर आते हैं असित क्षीरिकम अध्याय में, तो इसमें क्षीरी शब्द आया है। क्षीर का मतलब होता है दूध, और दूर जो क्षीर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8। तो अष्ट क्षीर आपने सुना ही होगा, 8 प्रकार के क्षीर बताए गए हैं। तो क्षीरिकम में कितने योग हैं? 8। फिर आते हैं पुमान जात बलाधिक में, तो पुमान का मतलब होता है पुत्र। तो पुत्र की संख्या कितनी होना चाहिए? आपका पुत्र 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। इसका अर्थ 12 ना समझें कि 12 पुत्र होना चाहिए। 1 2 गिनती जैसा आपको याद करना है यहाँ पर। तो पुमान जात बलाधिक में योगों की संख्या है 12। संयोग सर मूली और मास पर्णभृति में है 15। क्षीर वाले चैप्टर में असिक क्षीरिकम वाले में 8 और पुमान जात बलाधिक में कितने योग हैं? 12। अब आते हैं इनमें कौन कौन से योग किस चैप्टर में पढ़ने थे, वो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखें संयोग सरमूली में भ्रंगणी गुटिका का वर्णन है। तो बड़े लोगों से मिलना हमारे लिए बहुत संयोग की बात होती है कि भाई हम सीएम से मिल लिए, पीएम से मिल लिए। तो बड़े लोगों से मिल जाना संयोग की बात होती है। तो संयोग में भ्रंगणी गुटिका का वर्णन है, ये आपको याद रखना है कि बड़े लोगों से संयोग होना बड़ी चीज होती है। इसी चैप्टर में 4 प्रकार के ब्रश रस, मैंने लिखा नहीं है, 4 प्रकार के अंड रस भी होते हैं। इसके अलावा ब्रश मास योग बताया गया है, बाजीकरण पिंड रस और बाजीकरण घृत बताया है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाजीकरण घृत का वर्णन कौन से चैप्टर में है। तो बाजीकरण चैप्टर जो बाजीकरण घृत का वर्णन जो है पहले चैप्टर में है, संयोग सर मूली अध्याय। तो इसमें से 2 ही बड़े योग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है भ्रंगणी गुटिका और बाजीकरण घृत। तो हमें क्या मिला संयोग से? भ्रंगण गुटिका जो कि बाजीकरण घृत से बनती है, ऐसा करके बोलना है। भ्रंगणी गुटिका जो कि बाजीकरण घृत से बनती है। आते हैं आस्तिक क्षीरी अध्याय, तो इसमें अपत्य का स्वरस का वर्णन है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अपत्य का स्वरस किसमें है, क्षीर किसमें है और घृत किसमें है। तो अपत्यकर क्षीरिकम में स्टार्ट होता है अपत्य का स्वरस। स्वरस जब हम भेषज कल्पना पढ़ते हैं तो स्वरस सबसे स्टार्टिंग में आता है। क्षीर गुरु कल्पना होती है और मतलब क्षीर गाढ़ा होता जाता है, स्वरस पतला होता है और घृत सबसे गाढ़ा होता है। तो ऐसे करके ये जो क्रम है वो सॉलिडिटी इस क्रम में बढ़ती जाती है। पहले स्वरस आता है, फिर क्षीर आता है और घृत आता है। तो तीनों का वर्णन सॉलिडिटी क्रम में है, यानी पहले कम सॉलिड स्वरस, फिर थोड़ा और बेटर गाढ़ा क्षीर और फिर सबसे ज्यादा गाढ़ा घृत। स्वरस, क्षीर और घृत क्रमशः वर्णित किए गए हैं चैप्टर में। और ये अपत्यकर का आ है और यहाँ आसक्त का आ है, तो यहाँ आ वाले चैप्टर से इसका स्टार्टिंग होता है। एक मूवी का नाम है साउथ की आ आ आ आ। तो एग्जाम हॉल में ये सब चीजें, फनी चीजें भी याद आ जाती हैं, आ आ। इसी चैप्टर में ब्रश से क्षीर बताए गए हैं, ब्रश से घृत बताया गया है, ब्रश से दधी सार बताया है। दधी को भी
ब्रश में काउंट किया जाता है। लोग दही चावल खाना पसंद करते हैं, तो वृद्ध दही दधि सार का वर्णन कौन से चैप्टर में है? दूसरे में। ठीक, ब्रश पॉपुलेका वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो सभी अध्यायों में ब्रश पॉपुलेका का वर्णन है। मांस पर्ण भृति अध्याय में ये इंपॉर्टेंट है कि औषधियों के योग बताए गए हैं, जैसे पिपली का, शतावरी का, और सबसे इंपॉर्टेंट है मोलेठी का। तो मांस पर्ण भृति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इंडिविजुअल जो ड्रग होती हैं, जो ब्रश प्रॉपर्टी की होती हैं, जैसे पिपली जो है प्रभाव से ब्रश से होती है, अपने मदर विपाक होता है पिपली का, शतावरी ब्रश होती है, और मुलेठी, पिपली, शतावरी, मुलेठी, ये जो औषधियों के योग हैं वो कौन से चैप्टर में आए हैं? मांस पर्ण भृति चैप्टर में आए हैं। इसके अलावा अपत्य जनन क्षीर योग इस चैप्टर में बताया गया है। पुमान जात बलादिकम में अपत्य का घृत आ जाएगा। इसके अलावा ब्रश गुटिका का वर्णन है, ब्रश उत्कारिका का वर्णन है। तो यहाँ पर पुमान यानी बच्चे हो ही गए हैं, तो अपन उनको क्या देते हैं? खाने के लिए गोली देते हैं। उत्कारिका कचौरी जैसा स्वरूप होता है, तो गोली, कचौरी, ये सब खाने को किसको दिया जाता है? छोटे बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कॉन्ट्रोवर्सल है कि चरक संहिता में महिषी रस यहाँ बताया है, यानी जो भैंस है उसके मांस का रस इसमें योग के रूप में वर्णित है। इसके अलावा मछली जो है वो घृत भ्रष्टम मत्स्य मांस जो है ब्रश माना गया है। इसलिए अपन हम एक शब्द आपने सुना होगा, मच्छी फ्राई, मच्छी फ्राई, मच्छी फ्राई। तो एक यहाँ पर मच्छी फ्राई है, यानी मछली जो है घृत में भूंजकर वह दी जाती है। तो अपने बच्चों को आप खिला सकते हैं मच्छी फ्राई, मच्छी फ्राई बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तो यहाँ पुमान जात बलादिक में घृत भ्रष्ट मत्स्य योग का वर्णन है। अब इसके बाद बढ़ते हैं पहले चैप्टर में। तो पहला चैप्टर जो है वो है संयोग सरमूली। संयोग सरमूली में जो 4 चैप्टर बनाने का जो रीजन है, उसमें इसमें जितने भी योग बताए गए हैं वो उनकी प्रॉपर्टी गिनाई है लास्ट श्लोक में चरक ने, कि वो किस गुण वाले हैं? वीर पत्य विवर्धना पुष्टि बल प्रदान। तो ये वीर को बढ़ाने वाले हैं, वीर की पुष्टि देने वाले हैं संयोग सरमूली में जो बाजीकरण में योग बताए गए हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बाजीकरण का प्रयोजन बताया गया है कि बाजीकरण का प्रयोजन क्या है। बाजीकरण औसत पुत्र होने का आयतन है, आयतन कारण को कहते हैं। तो बाजीकरण औषधियां लेने का मुख्य रीजन जो है वो संतान प्राप्ति है, क्योंकि चरक ने ऐसे बताया है कि धर्म, अर्थ, प्रीति और यश ये पुत्र पर ही आश्रित होते हैं। तो ये 4 चीजें पुत्र पे आश्रित मानी है ना। क्योंकि धर्म में जैसे पिंडदान होता है मरने के बाद में, वो पुत्र ही करेगा। अर्थ है ना, एक बुढ़ापे में पैसे कमा के पुत्र ही देगा। इसके अलावा प्रेम होता है, बेटा नाम करे, वो सबका प्रायोजन रहता है। तो यहाँ तो ये 2 चीजें धर्म और अर्थ पुरुषार्थ में भी कॉमन होती हैं, पुरुषार्थ में भी धर्म अर्थ आता है, लेकिन यहाँ प्रीति यश है, जबकि पुरुषार्थ में काम और मोक्ष होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि पुत्र की कामना कर रहे हैं हम, तो हमारे पुत्र हुए, तो हमने 2 नाम दिए उनको, एक प्रीति और एक यश। तो प्रीति और यश नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई बाजीकरण के प्रयोजन से, प्रीति और यश ऐसा करके बोलना है तो आपको याद रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं सर्प प्रधान बाजीकरण क्या है। तो बाजीकरणम अग्रम च क्षेत्रम स्त्री सा प्रहासनी, यानी जो हर्ष उत्पन्न करे ऐसी स्त्री जो है बाजीकरण में अग्र होती है, श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ बाजीकारक क्या है, तो उसका आंसर स्त्री होता है। और चरक संहिता में 24वें चैप्टर में जहाँ अग्र भाव बताए हैं, जहाँ पर सभी द्रव्यों में प्रधान यानी अग्र द्रव्य बताए हैं, वहां पर बताया गया है कि वृष चीजों में नक्र रेतस वृष्याणाम, वृष चीजों में मगरमच्छ के शुक्र को सबसे ज्यादा वृष प्रॉपर्टी वाला माना है। और दूसरा है संकल्प वृष्योणाम। तो ये प्रकार की ये जो एक जो है आपकी फिजिकल को इम्प्रूव करेगा, और दूसरा आपकी मेंटल को इम्प्रूव करेगा। मतलब व्यक्ति 2 प्रकार से नपुंसकता की श्रेणी में जा सकता है, एक शारीरिक कमजोरी और एक मानसिक कमजोरी। तो यह नक रेतस शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा और संकल्प उसकी मानसिक कमजोरी को दूर करेगा। इसके बाद आते हैं वृषतमा स्त्री का वर्णन किया है। कौन सी स्त्री वृष चीजों में उत्तम होगी? तो स्वरूपा, जो दिखने में अच्छी हो, यौवन यंग एज हो, विभूषिता जिसमें सजने और संवरने की कला हो,
और वस्या यानी जो अपने आदेशों का पालन करे, और शिक्षिता पढ़ी लिखी ऐसी स्त्री को उनने भ्रष्टतमा बताया है। कुल मिला के 5 चीजें बोली हैं: स्वरूपवान होना, यौवन अवस्था होना, श्रृंगार करने करने का गुण होना, आज्ञाकारी होना, बस यानी आज्ञाकारी, और शिक्षित। ऐसे 5 लक्षण भ्रष्टतमा स्त्री के चरक ने बताए हैं। फिर आते हैं संभोग के योग्य स्त्री कौन सी होती है। तो जो आपके गोत्र की नहीं हो, अतुल्य गोत्रा बोला, जिसका मतलब होता है कि एक ही गोत्र में पैदा हुए, अल्टीमेटली वो एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। अतुल्य गोत्रा यानी गोत्र अलग होना चाहिए, भ्रष्य होनी चाहिए, प्राहष्ट यानी प्रसन्न होना चाहिए, निरुपद्रव यानी बीमारी रहित हो, शुद्ध स्नाता का मतलब ऋतुकाल के बाद ही स्नान किया जाता है, मासिक स्राव समाप्त होने के बाद स्नान किया जाता है, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड समाप्त हो गया हो, ऐसे गुण किसके लिए बताए हैं? संभोग के योग्य स्त्री के लिए बताए हैं। फिर निसंतान पुरुष के बारे में चरक ने बताया है कि निसंतान पुरुष निंदनीय होती है, क्योंकि उसकी तुलना चित्रदीप से की गई है। क्योंकि चित्र में बना हुआ दीपक कोई रोशनी नहीं करता, उससे कोई फायदा नहीं होता, वैसी तुलना निसंतान पुरुष की गई है। जबकि संतानवान पुरुष के लिए प्रशंसा की गई है, और उसके लिए कहा है कि वह बहुमूर्ति, आपके बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके बहुत अलग अलग चेहरे होंगे, बहुमुख, उनके बहुत सारे मुख होंगे, बहुव्यूह बहुक्रिया, आपके जो संतान है वो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, अलग अलग कार्य करेंगे, बहुचक्षु, उनके जितने नेत्र हो जाएंगे, बहुज्ञानो बह आत्मा बहु प्रजा। तो ये किसके लिए कहा है बह आत्मा बहु प्रजा? यह एग्जाम में आया हुआ है, यह संतानवान पुरुष है उसके लिए कहा है चरक ने। फिर आते हैं संयोग सरमूली अध्याय के योगों के बारे में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा अपन ने पढ़ा था कि बड़े लोगों से संयोग हो गया, ब्रहणी और बाजीकरण घृत जो है वो इस चैप्टर में आते हैं। तो ब्रहणी गुटिका जो है उसके घटक द्रवों की शुरुआत होती है सरमूल से। तो इस चैप्टर का नाम ही पड़ा है संयोग सरमूलीय, क्योंकि कैसे इस चैप्टर का प्रारंभ जो है ब्रहणी गुटिका के घटक कैसे स्टार्ट होते हैं, सरमूल से स्टार्ट होते हैं। इसमें सरमूल, इक्षुमूल आदि काष्ठ औषधियां हैं। तो ये ब्रह्मणी गुटी का टोटल हर्बल योग है, इसमें कोई मांस वगैरह भी नहीं मिलाया गया है। टोटल वेज आइटम है, एक प्रकार से कहें अपनी भाषा में शुद्ध काष्ठ औषधि है। ऐसा ब्रस्य परम योगो भ्रंगणो बलवर्धनम, यानी ब्रस्ता उत्पन्न करने में परम यानी श्रेष्ठ है, और भ्रंगण और बलवर्धन गुण वाली होती है ब्रंगणी गुटिका। तो ब्रंगणो तो उसके नाम में छुपा हुआ है, ब्रस्य और बल दो चीजों को बढ़ाती है, ब्रस्य भी है और बल को भी बढ़ाती है। फिर आते हैं बाजीकरण घृत में। तो बाजीकरण घृत में लिखा है पलम पूर्व मतो लीडवा ततो अन्नम उपयोजित, यानी पहले जो है आप इसका सेवन कर लें फिर अन्न का सेवन करें। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बाजीगरण का सेवन कब करना चाहिए, खाने के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? तो भोजन के पूर्व इसका आंसर है। बाजीकरण घृत कब लिया जाता है? भोजन के पूर्व लिया जाता है। फिर आए इसी चैप्टर में 4 प्रकार के ब्रस रस बताए गए हैं। चटक मांस तीतर के मांस में मिला के, तीतर का मांस मोर के मांस में, मोर का मांस मुर्गे के मांस में, और या फिर मोर का मांस हंस के मांस में। तो चूंकि इसके 4 ऑप्शन है तो एग्जाम में पूछ सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा चरक दोनों वर्णित है अथवा नहीं है। तो थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए एक फंडा लिख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति नॉनवेज का प्रेमी है और उसको नॉनवेज ऑफर किया जाता है, मिल जाता है अच्छा, तो वो कैसे खाएगा? चाट चाट के खाए मांगे मोर। तो ये चाट चाट के, टा जो है चाट चाट के खाए, है ना, मांगे मोर, मांगे मोर यानी मुर्गा और मोर, चाट चाट के खाए मांगे मोर, ऐसा करके इन चारों को याद रखना है जो कंटेंट इसमें होते हैं। इसके अलावा इसी चैप्टर में ब्रस मास योग बताया है कि घृत मिश्रित साठी के भात में उड़द की दाल को मिलाकर दूध पिए। तो जो दाल और चावल तो सभी खाते ही हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दाल चावल खाने के बाद में क्या पीने को बोला है? दूध पीने को बोला है। तो ये कंप्लीट इफेक्ट है दाल चावल और बाद में दूध पीने का। इसके अलावा इसी चैप्टर में 4 प्रकार के ब्रश अंडे बताए गए हैं। तो किसके अंडे का वर्णन है संयोगसर मूली अध्याय में? तो इसमें पहला है मत्स्य अंडे यानी मछली के अंडे, फिर हंस का, और फिर मुर्गे का और मोर का।
तो इनको चारों चार ऑप्शन है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सा नहीं बताया है। तो याद रखने का तरीका, हमने मछली का अंडा, हंस के मांगे मोर। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे पाद में। दूसरा पाद है असिक्त क्षीरिकम बाजीकरण पाद। इसमें जो योग बताए गए हैं वो पुरुषार्थ की वृद्धि करते हैं। तो पहले चैप्टर में वीर अपत्य को बढ़ाते थे, पुष्टि करते थे, और इस चैप्टर में जो बताए गए हैं वो पुरुषार्थ के लिए बताए हैं। यह श्लोक के अंतिम श्लोक जो चैप्टर का होता है उसमें बताया गया है। इस चैप्टर में अपन ने बोला था आ आ आ आ आ आ आ आ, यानी आ और आ। आसक्त चीरे से अपत्य का स्वरस की शुरुआत होती है। अपत्य का स्वरस में शतावरी होती है, उड़द यानी मांस है, केवाच है, और खजूर है, सिंघाड़ा है, मुनक्का है। तो यहाँ शतावरी तो अपन पढ़ते ही हैं, और यहाँ पर यूके और यूएस है ना, यूके यूएस की शतावरी अच्छी होती है। तो उड़द है, और के है, केवाच है, यूके है, और यहाँ पर यू के साथ अपन सिंघाड़ा जोड़ देते हैं तो यूएस हो जाएगा। तो अपत्य का स्वरस में कहाँ की शतावरी मिली हुई है ना, तो यूके यूएस की मिली हुई है, ऐसा करके याद रखना है। फिर आए इस चैप्टर में ब्रश से क्षीर बताया गया है, ब्रश से घृत बताया गया है। ये कोई क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। इसके अलावा इसमें ब्रश षष्ठी गोदन बताया है। षष्ठी गोदन कहने का तात्पर्य क्या हो जाता है, खीर हो जाता है। तो जैसे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, वैसा ही सेम चीज ब्रश षष्ठी गोदन के लिए बताई है। चंद्रासु कल्पहा पैसा घृत आड्यम। खूब घी मिला के जो है आप खीर बनाओ, और उसको किसकी रोशनी में रखो, चंद्रासु कल्पा, यानी चंद्रमा की रोशनी में रात को बनाने के लिए कही गई है। तो कौन सा योग चंद्रासु कल्पम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका आंसर है वृष षष्ठी गोदनम। फिर बढ़ते हैं तीसरे पाद में। तीसरा पाद है मास पर्ण भ्रतीय बाजीकरण पाद। इसमें जो योग बताए गए हैं वो प्राहर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे द्रव्य जो मैथुन में हर्ष उत्पन्न करते हैं वो प्राहर्ष द्रव्य कहलाते हैं। वो तीसरे चैप्टर में बताए गए हैं। और ये सभी शुक्र बल प्रदान, यानी शुक्र को बल प्रदान करने वाले हैं। तो पहले पुष्टि था पहले चैप्टर में, इस चैप्टर के शुक्र को बल प्रदान करने वाले हैं। इस चैप्टर में ब्रश केवल क्षीर योग बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसी गायें जो उड़द के दाल के पत्ते खाती हैं, यानी उड़द का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां जिनने सेवन किया हो, ऐसी धेनु यानी गाय का दूध जो है वो बाजीकारक होता है। और इस संदर्भ में दो गायों का नाम लिया गया है, एक तो रोहिणी और दूसरा है कृष्णाम ऊर्ध्वशृंगी, यानी काले कलर की गाय हो और जिसके सींग ऊपर हो। हैदराबाद पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी हमारे मन में धेनु यानी गाय का प्रसंग आता है तो गाय हमारे मन में छवि बनती है भगवान श्री कृष्ण की। तो यहाँ कृष्णा शब्द आना ही था। तो अगर अपन से किसी ने पूछा कि भैया वो बाजीकरण गाय किसकी थी, तो अपन यही बोलेंगे कृष्णा की रही होगी, कृष्णा की रही होगी, भगवान कृष्ण की रही होगी। तो कृष्णा की रही होगी, कृष्णा की रही होगी, ऐसा आपको याद रखना है। तो कृष्णा और रही होगी से क्या हो जाएगा, रोहिणी। कृष्णा की रही होगी, तो कृष्णा और रोहिणी ये दोनों जो है गायों का दुग्ध जो है वो बाजीकरण में बताया गया है। फिर आए 5 ब्रश से क्षीर योग बताए, यानी कि दूध में आप शुक्रल द्रव्य मिला लें, भ्रंगण द्रव्य मिला लें, बल्य महाकसाय के द्रव्य मिला लें, जीवनी महाकसाय के द्रव्य मिला लें, या स्तन जनन महाकसाय के द्रव्य बना के भी आप दूध को क्या बना सकते हैं, ब्रश से बना सकते हैं। फिर पहले चैप्टर में अपत्य का स्वरस का वर्णन था, दूसरे वाले में जो वर्णन है वो अपत्य का क्षीर का है। इसी में अपत्य जनन क्षीर योग बताया है। ब्रश पुपीलिका कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो सभी में वर्णित है। ब्रश शतावरी घृत बताया गया है, और ब्रश जो है मधुक योग बताया गया है। तो ये ब्रश मधुक इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। पिपली भी इसी में है, जो मैंने लिखा नहीं, ऊपर पहले लिखा था। यष्टि मधु रसायन के रूप में मेद रसायन और वाजीकरण के रूप में दोनों में वर्णित है। तो ऐसा कौन सा योग है जो मेद रसायनों में और बाजीकरण दोनों में वर्णित है, तो उसका आंसर क्या है, ब्रह्म मधु। जो मुलेठी है वो मेद रसायन में भी आती है और बाजीकरण में भी आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे चैप्टर में, जिसका नाम है पुमान जात बलाधिकृत। इस चैप्टर में जो द्रव्य बताए गए हैं वो श्लोक के अंत में बताए गए हैं, क्योंकि बाजीकरण के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो इसके जो द्रव्य हैं वो मैथुन के पूर्व पश्चात कौन से द्रव्य सेवन करने चाहिए, वो द्रव्यों का वर्णन
पुमांचाद बालादिक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैथुन के पूर्व पश्चात से द्रव्य कौन से बाजीकरण पाद में बताए गए हैं? तो पुमांचाद बालादिक बाजीकरण पाद में बताए हैं। इसमें अपत्य का घृत का वर्णन है। अपत्य का घृत में शतावरी रहती है, ओड़त होती है, केवाज होती है। तो यू के शतावरी कॉमन है, यू के इधर भी आता है और शतावरी इधर भी आता है, तो यू के शतावरी वाले घटक कॉमन है। वहां पर सिंगाड़ा, खजूर, मुनक्का जो ड्राई फ्रूट हैं वो आ गए थे स्वरस में। यहाँ पर आया बिदारी गंध और गोक्षुर। यहाँ पर ड्रग्स आ गई हैं, बिदारी गंध और गोक्षुर। ठीक है। इसी चैप्टर में ब्रस गुलिका और उत्कारिका का वर्णन है। इसके बाद में बाजीगरण के अन्य एस्पेक्ट इस चैप्टर में बताए गए हैं, जैसे सहवास के लिए क्या आयु अच्छी होती है? तो चरक संहिता में बताया गया है 16 से 70 वर्ष। क्योंकि चरक ऐसा मानते हैं कि 16 वर्ष में शुक्र संपूर्ण रूप से पूरे शरीर में विद्यमान हो जाता है, इसलिए चरक में स्पेशल ये जो रेज चालू होती है वो 16 से लेके 70 वर्ष तक मानी है। सुश्रुत संहिता में चूंकि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए बोलते हैं, तो 25 साल से स्टार्ट किया है और 25 से लेके सर्जन जो सर्जरी आप कोई भी करा लेंगे शरीर में तो एज आपकी बढ़ जाती है। तो सुश्रुत में एज बढ़ के कितनी होगी? 70 से 80। याद रखना है, चरक में 16 वर्ष में ऐसा बताया गया कि शुक्र संपूर्ण रूप से विद्वान हो जाता है, मैथुन में शुक्र का स्राव होगा। इसलिए चरक संहिता में आयु जो स्टार्टिंग है वह 16 वर्ष से है। सुश्रुत ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए बोलते हैं, तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य की एज से चालू हुआ। और सर्जरी है इसलिए उन्होंने एज बढ़ा ली, 70 से कितनी कर दी है? 80। ऐसा करके आपको याद रखना है। फिर आते हैं ब्रस द्रवों की परिभाषा में। यद किंचित मधुरम स्निग्धम जीवनम भ्रंगण गुरु हर्षणम मनसा च। तो ये जो हर्ष होता है, मैथुन में हर्ष उत्पन्न करने की क्षमता जो है कौन से द्रव्यों में होती है? ब्रस द्रव्यों में होती है। यह आपको याद रखना है। इसी चैप्टर में बाजीकरण की निरुक्ति दी है। एन नारीसु सामर्थ्यम बाजी बलते नरा, यानी घोड़े के समान मैथुन करने की क्षमता जो द्रव्य उत्पन्न कर देते हैं वह सभी द्रव्य जो है वो क्या कहलाते हैं? बाजीकरण द्रव्य कहलाते हैं। बाजी जो है वो घोड़े को कहते हैं, और घोड़े के समान मैथुन करने की क्षमता उत्पन्न करने वाले द्रव्यों का जो है आस्पेक्ट किसमें आता है? बाजीकरण में आता है। शुक्र के बारे में लिखा है इसी चैप्टर में। चरतो विश्व रूपस रूप द्रव्यम उच्यते। तो ये जो हम सारे संसार में जिसका रूप देखते हैं वो शुक्र का ही रूप है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व रूपस रूप द्रव्यम किसके लिए कहा है? वायु के लिए कहा है, आत्मा के लिए कहा है, अथवा शुक्र के लिए कहा गया है? तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रूपस रूप द्रव्यम किसके लिए कहा गया है? शुक्र के लिए। शरीर में शुक्र कैसा होता है? तो उन्होंने कहा सर्वगात्र अनुगतम देहे शुक्रम सा स्पर्श ने। पूरे शरीर में शुक्र की उत्पत्ति मतलब स्थिति बताई है, लेकिन उसका जो निष्कर्षण कैसे होता है? स्पर्श से, है ना। फिर आए शुक्र क्षीणता के कारण मत गिनाए गए हैं, जो कि 6 हैं। बुढ़ापा आने पर, चिंता के कारण, व्याधि के कारण, काम की अधिकता के कारण, खाना नहीं खाने से, अनशन और अति स्त्री संभोग से शुक्र क्षीण हो जाता है। तो कारण गिनाए हैं 6। शुक्र स्राव के कारण गिनता है वो है 8। हर्ष, इसके अलावा तरस, सारता, पिछलता, शुक्र गुरुता, शुक्र की सूक्ष्मता। प्रणवता का क्या मतलब होता है? कि शुक्र हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो प्रणव यानी अंकुर के लिए बोलते हैं, तो अंकुर बाहर आता है, वैसे ही शुक्र हमेशा बाहर आने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए शुक्र के स्राव के कारणों में क्या है? प्रणवता। और लास्ट है अपान वायु की शीघ्र गति। ये 8 कारण शुक्र स्राव के गिनाए गए हैं। फिर आते हैं शुक्र का प्रकटीकरण कैसे होता है। तो उन्होंने कहा यथा मुकुल पुष्प सुगंधो नोपलते, यानी उसकी तुलना कैसे की गई है? जैसे पुष्प में सुगंध होती है वैसे ही हमारे शरीर में शुक्र जो है रहता है। जैसे कली जैसे खिलती जाती है उसमें सुगंध बढ़ती जाती है, वैसे एज आपकी आती जाएगी, 16 वर्ष हो जाएंगे तो शुक्र का प्रकटीकरण होने लगेगा। इसी चैप्टर में चरक ने फलदायी शुक्र का वर्णन किया है। गुणों में लिखा है बहलम मधुरम स्निग्धम गुरु पिछलम शुक्रम बहुजा यत शुक्रम फलवत संशयम। जो फलवत शुक्र है वो किसमें बताया? उनने बाजीकरण वाले चैप्टर में बताया, क्योंकि इसमें फल यानी संतान पैदा का एस्पेक्ट बताया गया है, इसलिए फलदायी शुक्र जो है वो बाजीकरण चैप्टर में है। और शुद्ध शुक्र का वर्णन जो है चरक के 30 चैप्टर में है, योनि व्यापद वाले में।
स्निग्धम घन पिच्छलम च मधुरम च आबिधाई च रेतम शुद्धम विजानियात भवेत स्फटिक संयमम। तो शुद्ध रेत का वर्णन जो है वो योनि व्यपद वाले चैप्टर में बताया गया है, और फलवत शुक्र जो है, फलदायी शुक्र जो है, वो कौन से चैप्टर में बताया गया है? बाजीकरण चैप्टर में बताया गया है। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है। शुद्ध शुक्र यानी जो है शुद्ध रेतम शब्द आया है, और फलदायी शुक्र के लिए यहाँ फलवत शुक्र शब्द आया है। यह तो जो हमने पढ़ा, ये चरक का बाजीकरण चिकित्सा अध्याय के जो चारों पाठ थे उसमें सब ये बताया गया है। यही हम कंपैरेटिव स्टडी करते हुए अन्य आचार्यों ने बाजीकरण के टॉपिक के संदर्भ में जो चीजें बताई हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं सारंग धर्म में। तो सारंग धर्म में जो द्रव्यों की परिभाषा वाला चैप्टर है उसमें बताया गया है बाजीकरण औषधियों के बारे में। सारंग धर्म ने बताया है कि रसायन क्या है, तो जो जरा और रोगों को नष्ट करे, रसायनम तच यज्ञम यत जरा व्याधि विनाशनम। रसायन वो औषधियां होती हैं जो कि जरा और व्याधि का नाश करती हैं। सारंग धर्म में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह उदाहरण के पूछे जाते हैं कि रसायन औषधियों के उदाहरण क्या है। तो श्लोक में आता है अमृता रुदंती च गुगलू हरित की। तो इनको याद रखने के लिए अपन एक फंडा लिख लेंगे, गुगलू का गु और रुदबंती का रू। तो ये हो गया गुरु, हरित की का है, और अमृता। तो रसायन की गुरु है अमृता, लिख लेंगे रसायन की गुरु है अमृता। तो हमें याद आ जाएगा कि गुगलू, रुदवंती, हरित की और अमृता यह रसायन के उदाहरण है। रसायन की गुरु है अमृता। बाजीकरण में आ जाए तो लिखा है यस्मात् द्रव्या स्त्री स्त्रीसु हर्षो बाजीकरम तत्। इसमें जो उदाहरण बताए गए हैं कि जो हर्ष की प्राप्ति कराते हैं वो बाजीकरण द्रव्य कहलाते हैं। इसमें जो उदाहरण बताए हैं वो है नांगबला और कवि कच्छू। तो जो बाजीकरण है इसमें जो पहला शब्द लेते हैं वो बाजी है। बाजी जो है वो घोड़े को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ नांगबला में नांग शब्द आया है, यानी वो भी किसी जंतु को रिप्रेजेंट करता है। और कपि जो है बानर को कहते हैं, तो वो भी किसी जंतु को रिप्रेजेंट करता है। तो बाजीकरण के उदाहरण में, बाजीकरण जो की परिभाषा में जो उदाहरण दिए गए हैं वो जानवरों के हैं। जैसे बाजीकरण में बाजी खुद घोड़े का होता है, वैसे ही इसके उदाहरणों में नांग वाला नांग और कपिकच्छु में कपि है। ऐसे करके एग्जाम हॉल में हमें याद आ जाएगा कि बाजीकरण के जो उदाहरण बताए गए हैं वो है नांग, बला और कपिकच्छु। इसके बाद बढ़ते हैं शुक्रल द्रव्यों में। तो शुक्रल द्रव्यों में जो कि शुक्र धातु की वृद्धि करते हैं वो शुक्रल कहलाते हैं। तो कौन सी धातु की वृद्धि कराते हैं? शुक्रल। इसके उदाहरण बताए गए हैं यथा अश्वगंधा, मुसली, शर्करा च शतावरी। तो शुक्र बढ़ाने वाली चीजों में अश्वगंधा सभी को मालूम है, शतावरी सबके जबान पर रटा हुआ है, और मुसली। इन तीनों को जोड़ते हैं तो हो जाता स मा। ये हो गया असम और शर्करा। असम शर्करा, असम शर्करा, ऐसे करके आपको बोलना है, बार बार याद रखना है। असम शर्करा के द्रव्य शुक्रल होते हैं। फिर आए शुक्र प्रवर्तक में। तो शुक्र प्रवर्तक में यह द्रव्य वीर को प्रवर्त करने वाले होते हैं और उत्पन्न करने वाले होते हैं। यानी शुक्र प्रवर्तक में प्रवर्तक और जनक दोनों गुण होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब आता है कि सारंगधर के जो शुक्र प्रवर्तक द्रव्य हैं वो होते हैं शुक्र का प्रवर्तन करने वाले, शुक्र का जनन करने वाले, या दोनों। तो उसका आंसर क्या होता है? दोनों। शुक्र प्रवर्तक और जनक दोनों होते हैं। उदाहरण में इसमें मांस आता है, आंवला आता है, दूध आता है और भल्लातक मज्जा आती है। तो अगर किसी व्यक्ति में शुक्र का प्रवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि मिस्टर आपने दूध दूध पीना भूल गए, मिस्टर आप दूध पीना भूल गए। तो यहाँ याद करने के लिए ले लेंगे मिस्टर आप दूध पीना भूल गए। तो मिस्टर यानी मांस, आप यानी आंवला, दूध, और भूल गए यानी भल्लातक। तो मिस्टर आप दूध पीना भूल गए हैं, इसलिए शुक्र का प्रवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे करके इसको याद करना है। फिर बढ़ते हैं शुक्र प्रवर्तक के बारे में। तो प्रवर्तनी स्त्री, स्त्री जो है शुक्र प्रवर्तक है, बाजीकरण में श्रेष्ठ है, तो है ना, शुक्र प्रवर्तक है। रेचन में लिखा है व्रती फल। तो जब कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो वो बहने लगती है, जैसे रेचन मतलब मल का बहना। तो बृहति जो है वो रेचक है। जाति फल जो है वो शुक्र स्तंभक गुण वाला होता है। तो जातियां आपको लव मैरिज करने से रोकती हैं, रोकना का मतलब होता है स्तंभन। तो जाति फल जो है उसमें शब्द आया है शुक्र स्तंभक, जातियां रोकती हैं स्तंभक।
हरितकी में आता है शुक्र शोषक, तो हरितकी जो है वो वात का शोषण करती है। रुक्ष गुण वाली होती है तो वात का शोषण कर लेती है, तो हरितकी जो है वो शोषक होती है। तो शुक्र रेचक किसका होगा? बृहति का। स्तंभन किसका किसके कारण होगा? जाति का। और हरितकी क्या करेगी? शोषण। और स्त्री क्या है? प्रवर्तक। फिर आते हैं दूसरे आचार्यों में, तो चक्रपाणि ने वृष 3 प्रकार के वृष द्रव बताए हैं। शुक्र वृद्धिकरम च मासादि श्रुतिकरम संकल्पादि शुक्र वृद्धिकर और श्रुतिकर क्षीरादि। तो 3 प्रकार के जो वृष द्रव्य बताए हैं उनमें उन्होंने बताया है कि शुक्र वृद्धिकर जो होते हैं वो कौन से द्रव होते हैं जो शुक्र की वृद्धि करते हैं, जिसका उदाहरण है मांस। तो वृद्धि करना जो गुण होता है वो किसका होता है? अन्न का होता है। अन्न वृद्धि करना, बढ़ाने वाली चीजों में अन्न जो है श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर मांस यानी उड़द जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? अन्न को। तो अन्न की वृद्धि हो रही है, मांस क्या कर रही है? वृद्धि। शुक्र श्रुतिकर में श्रुति शब्द आता है, यानी यह शुक्र के स्राव को बढ़ाते हैं, इसका उदाहरण है संकल्प। तो इनको दोनों को बार बार बोलना है, श्रुति संकल्प, श्रुति संकल्प, श्रुति संकल्प, श्रुति संकल्प। और दूध जो है वो मल्टीपर्पज है, इसी अपन बचपन से सभी को पिलाते हैं। वृद्धिकर और श्रुतिकर जो है वो क्या है? क्षीर है। डलहलन ने इनका वर्णन अन्य नामों से किया है। उन्होंने कहा है त्रिविक्रम जनकम प्रवर्तकम जनक प्रवर्तम चेती। तो वृषधर 3 प्रकार के होते हैं। एक जनक होते हैं जिसके लिए उन्होंने कहा है कि वह देह बल को उत्पन्न करते हैं। केवलम देह बलम जनकम गौधूम मासकादि। तो देह बल यानी जो फिजिकल इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं, आपके फिजिकल एस्पेक्ट की पूर्ति करते हैं। उसमें अन्न आता है, जैसे गौधूम यानी गेहूं और मांस। और जो मेंटल एस्पेक्ट को बढ़ाते हैं यानी मनोबल कर होते हैं, वो होता है संकल्प। तो एक फिजिकल एस्पेक्ट का है, देह बल कर जो है फिजिकल एस्पेक्ट का है, उसके उदाहरण है अन्न, गोधूम और मांस यानी कि गेहूं और उड़द की दाल। और मनोबल कर होता है संकल्प। और दोनों को ही बढ़ाने वाले जो है वो क्षीर के अलावा इसमें एक और चीज बढ़ गई है, वो है घृत। देह मनोबल कर क्या है? क्षीर और घृत। यहाँ पर अपन याद रखने के लिए वही बात फिर से बोलेंगे कि जैसे आचार रसायन था उसमें तो केवल क्षीर और घृत सेवन करने के लिए बोला गया था। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि बेटा घी दूध खाया करो। तो घी दूध से तुम्हारा ना केवल देह भी बढ़ेगा, मन जो है मेंटल भी एस्पेक्ट बढ़िया हो जाएगा। तो देह मनोबल कर का उदाहरण है क्षीर और घृत यानी आचार रसायन। आचार रसायन देह मनोबल कर है। आचार रसायन में जो 2 ही द्रव्य सेवन किए जाते थे, घृत और क्षीर। दोस्तों, तो बाजीकरण के हिसाब से जो पीजी में एग्जाम में आता है, जो रेफरेंस युक्त है, वह हमने पढ़ा। चरक का बाजीकरण चिकित्सा अध्याय पढ़ा। इसके अलावा सारंगधर, चक्रपाणी और डलहल ने जो शुक्र से संबंधित द्रव्य बताए हैं, वृष द्रव्य बताए हैं, उनका अध्ययन किया। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।